वालेकुम, मैं हूं आयशा जुल्फ़िकार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पासबान इस्लाम। क्या पाकिस्तान अफगान सरहदी इलाके वाखान कॉरिडोर पर कब्जा कर चुका है? गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये सवाल कितना दुरुस्त है, तह तक जानने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि शिमाल मगरबी एशिया में इस वक्त कौन सी खिचड़ी पक रही है और ख़ित्ते के बर्फपोश पहाड़ों की चोटियों से कौन सा लावा उबलने को तैयार है। हाल ही में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने ताजिकिस्तान का दौरा किया। जनरल आसिम मलिक और ताजिक सदर की मुलाकात में खित्ते से दहशतगर्दी के खात्मे से मुतालिक मुश्तरका कोशिशों पर बातचीत की गई। सवाल ये है कि क्या इन मुश्तरका कोशिशों का मैदान अफगानिस्तान होगा? क्या अफगानिस्तान से जनरेट होने वाली दहशतगर्दी को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ताजिकिस्तान की मदद से शिमाली इत्तेहाद को मैदान में उतारना चाहता है? दूसरी जानिब दुबई में अफगान वजीर खारिजा और इंडियन सेक्रेटरी खारिजा के दरमियान भी अहम मुलाकात हुई है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत एक बार फिर अफगानिस्तान के मामले पर आमने सामने आने वाले हैं? इसी सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर तज्जियाकार ज़ाहिर शाह शिराजी साहब। शिराजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहला सवाल तो सरवा खान पर पाकिस्तान के कब्जे से मुतालिक सामने आने वाली खबरों पर है। आपसे जानना चाहूंगी कि इन खबरों या अफवाहों का माखिज क्या है और ये क्यों सामने आई? मजीद ये कि खित्ते में वाह खान कॉरिडोर की अहमियत क्या है? जहाँ तक इस वक्त जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान ने अफगान बेल्ट के ऊपर कब्जा कर लिया है, मेरे ख्याल में ये अफगान जो डिफेंस फोर्सेस है उनकी अपनी वेबसाइट पे ये चीज़ डाली गई और उसके बाद जो है इंडियन मीडिया और दूसरे जो हॉस्टाइल मीडिया है एंटी पाकिस्तान जिनका प्रोपेगेंडा चल रहा होता है, उन्होंने इस चीज़ को हाइप क्रिएट करने की कोशिश की कि शायद पाकिस्तान जो है इस इंतहाई अहम राहदारी को जो है वो टेक ओवर करके डायरेक्टली चाइना और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में ताजिकिस्तान तक रसाई हासिल करने की कोशिश कर रहा है। मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐसी सदाकत है नहीं, क्योंकि बड़ा रग टेरेन है, मुश्किल हालात हैं। या अगर अब देखा जाए तो मेरे ख्याल में कोई एक राहदारी ज़रूर है जो कि पुराने ज़माने से इस्तेमाल होती रही है मूवमेंट के लिए। सिल्क रूट के बाद जो है सेंट्रल एशियन और चाइना और दूसरे जो ममालिक हैं उनके साथ कारोबार के सिलसिले में, मूवमेंट के सिलसिले में। लेकिन यहाँ एक तो टेम्परेचर इंतहाई कम है, बर्फ़ से ये अटी हुई ये तकरीबन तमाम राहदारी है जिसके ऊपर मूवमेंट करना, चीज़ें करना इतना आसान नहीं होगा। अब दूसरा जो इसमें फैक्टर ये हुआ कि काबुल से वाखान तक जो एक रोड पिछले साल 2023 में इफ्तिताह किया अफगान हुकूमत ने, उसके बाद से ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंस इसकी होनी शुरू हुई है, क्योंकि ये रोड वाखान से चाइना तक जाएगा और डायरेक्ट जो है वो लिंक प्रोवाइड करेगा अफ़गानिस्तान को चाइना के साथ। और मेरे ख्याल में ये अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट ही बड़ा अहम इशू है। अब इसकी अहमियत क्या है पाकिस्तान के लिए अगर देखा जाए तो कहते हैं ये एक चिकन नेक टाइप की जगह है जो कि बड़ी अहम पाकिस्तान के लिए दोनों लिहाज से अहम है। इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी बहुत है, इसके नेगेटिव भी बहुत है। पॉजिटिव ये है कि जो CPEC और BRI प्रोजेक्ट है चाइनीज़ का, अगर उसके साथ ये लिंक किया जाता है तो गवादर पोर्ट और KKH से होने वाले तमाम जो तिजारत है वो इस रूट के थ्रू सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स तक जाने में बड़ी आसानी होगी और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को गवादर के थ्रू जो है वो हॉट वाटर्स तक, जो गर्म पानियों तक रसाई हासिल होगी और तमाम जो सेंट्रल एशिया, रशिया और जितने ममालिक हैं वो बड़ी आसानी से इस कॉरिडोर के थ्रू जो है वो गवादर पोर्ट के साथ लिंक हो सकते हैं। तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक फ़ायदा इस लिहाज से होगा कि इकनॉमिकली जितना ट्रेड होगा पाकिस्तान उससे मुस्तफ़ीद होगा। अब देखिए इसकी एक दूसरी अहमियत ये है कि नेगेटिविटी क्या है। नेगेटिविटी ये है कि जितना जो ट्रेड है $1.3 बिलियन का जो अफ़गानिस्तान और चाइना के बीच होता है थ्रू कराकोरम हाईवे और अपना जितने पाकिस्तान के जो रोड्स हैं वो ट्रेड पाकिस्तान से डायरेक्ट चला जाएगा चाइना के पास। दूसरा हमारे ट्रांसपोर्टर्स, हमारे दूसरे जो इस ट्रेड के साथ वाबस्ता लोग हैं उनकी बेरोज़गारी का खदशा होगा, इकनॉमिकली पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। तो ये दो तीन चीज़ें हैं। दूसरा एक अहम नुक्ता यहाँ ये भी है कि वाखान अगर खुलता है तो ये कॉरिडोर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के साथ भी कनेक्ट होगा और यहाँ से जो है बड़ी आसानी से KKH के थ्रू जो है रसाई हासिल होगी। तो देखिए मल्टीपल इसके फ़वाइद हैं, मल्टीपल इसके नुकसानात हैं। ज़ाहिर शाह साहब, हाल ही में DGISI जनरल आसिम मलिक ने ताजिकिस्तान का दौरा किया और ताजिक सदर से मुलाकात में खित्ते में दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों पर बातचीत की। इन मुश्तरका कोशिशों का मैदान क्या अफगानिस्तान होगा? देखिए मेरे ख्याल में अफगानिस्तान इस वक्त एपी सेंटर है इस तमाम एक्टिविटी, और बड़ी वजह यह है कि पाक अफगान है और
इलाके जो कि इस वक्त काबुल हुकूमत के हिट के नहीं है, वहाँ वो तमाम दहशतगर्द वो तकरीबन 20 के करीब मौजूद हैं, जिसमें तकरीबन 13-14 जो पाकिस्तान के खिलाफ बरसर पैगार, जिसमें फितना अल खवारिज है, ISK है, मंगलबाग लश्कर इस्लाम तंजीम है, इसके अलावा BLA, BNA और ऐसे हज़ारों उनके जो फाइटर्स हैं, उनके हवाले से ये कहा जाता है कि वो उस एरिया के अंदर मौजूद है। दूसरा, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में आप उज़्बक दहशतगर्द या मिलिटेंट्स हैं, उनकी मौजूदगी थी। साथ-साथ TIP जो तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी है, चाइनीज़ या युगर मिलिटेंट्स, उनकी यहाँ पे मौजूदगी है। लेकिन पाकिस्तान, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और चाइना के लिए इतनी ही अहमियत का हामिल है ये खित्ता, और यहाँ पे दहशतगर्दी के खिलाफ अगर रीजनल पावर्स इकट्ठी नहीं होंगी, तो ये तमाम खित्ता जो है वो डिस्टेबलाइज़ हो सकता है। ना सिर्फ ये डिस्टेबिलिटी जाएगी चाइना के अंदर, बल्कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में, जिसमें ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान इफेक्ट होंगे। तो लिहाजा बड़ा क्लियर मैसेज है पाकिस्तान की जानिब से कि अगर आपको दहशतगर्दी का खात्मा करना है, तो अफ़गानिस्तान को इस बात पर मजबूर करना होगा कि वो दहशतगर्द ग्रुपों को या तो ख़त्म करे या यहाँ निकाले, क्योंकि इसके बगैर ना तो यहाँ पे इकनॉमिक तरक्की हो सकती है, ना डेवलपमेंट हो सकती है, ना बाकी मामलात हो सकते हैं, ना ही जो है वो जितने ये ख्वाब हम देख रहे हैं BRI, CPEC और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ कारोबार के, ये मेरे ख्याल में किसी भी तरीके से हासिल नहीं हो सकते। लिहाजा जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, उनको एक मैसेज पाकिस्तान की जानिब से DISI के विजिट के दौरान भी दिया गया कि हमें मिलकर रीजनल पावर्स हैं दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ना होगा, तभी जाके तरक्की हो सकती है। अच्छा सर, अफगानिस्तान के मुसलसल फितना और खवारिज की पुष्ट पनाही पर क्या पाकिस्तान अफगान तालिबान से मायूस होकर शिमाली इत्तेहाद से रवाबित इस्तवार करने लगा है, और क्या इसके नतीजे में अफगानिस्तान में एक नया महाज नहीं खुल जाएगा? देखिए, मेरे ख्याल में रिसेंटली जो अफगानिस्तान और इंडियन ऑफिशियल्स के दरमियान इंटरेक्शन हो रहा है, जिस तरीके से हिंदुस्तान पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, मरात ऑफर करके, हालांकि मेरे ख्याल में कोई डायरेक्ट ट्रेड रूट भी नहीं है, कोई डायरेक्ट बॉर्डर शेयर नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद कोशिश की जाती है कि एक तो उन चीज़ों को हवा दी जाए जिससे पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा अफगानिस्तान के अंदर बढ़ता जाएगा। इस वक्त अगर हम एक और रियलिस्टिक चीज़ देखें, तो अफगानिस्तान के लोग और पाकिस्तान के लोगों के दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं है। ये काबुल हुकूमत या जो वहाँ पे बरसर इक़्तिदार तबका होता है, वो अपने इंटरेस्ट को देखता है, अपने फाइनेंशियल बेनिफिट को देखता है, वो इंडिया से भी अपने मफादात हासिल करता है। और मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर इंडियन इन्वॉल्वमेंट यहाँ रहती है, तो पाकिस्तान को भी ऐसे तमाम अनासर को ऑन बोर्ड लेना होगा, क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर जो हुकूमत है वो एक कह सकते हैं कि इंक्लूसिव हुकूमत नहीं है, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स नहीं है, जिसमें नॉर्दर्न अलायंस के लोग नहीं है, जिसमें उज़्बक नहीं है, हज़ारा नहीं है, ताजिक नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर सिर्फ तालिबान नहीं है, बाकी स्टेक होल्डर्स हैं। इस वक्त तक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, जो पिछली हुकूमतों, अशरफ गनी और उनसे पहली हुकूमतों के लोग थे, जो इनलाइटेंड थे, जो ख़वातीन की तालीम और ख़वातीन को जो है मेजर रोल देना चाह रहे थे, वो लोग इस हुकूमत के अंदर नहीं है। तो पाकिस्तान के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो उन लोगों को इंगेज करे और कोशिश करे कि यहाँ अपने लिए दोस्त पैदा करे, क्योंकि वही नॉर्दर्न अलायंस है जो कि जब इक़्तिदार में थी तो पाकिस्तान की दुश्मन थी। लेकिन अब ये होना होगा कि जो एंटी तालिबान एलिमेंट्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हैं, चाहे वो बाहर ममालिक के अंदर हैं, चाहे वो UAE के अंदर हैं, उन तमाम को, वो भी अफगानिस्तान के जो है वो रिहायशी हैं, अफगानिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं, तो उनके साथ अगर पाकिस्तान करीबी ताल्लुक़ रखता है, तो एक लिहाज से इंडियन इन्फ्लुएंस को न्यूट्रलाइज करने में बड़ी मदद मिलेगी। अच्छा ज़ाहिर शाह साहब, दुबई में इंडियन हुकाम और अफगान वुज़रा के दरमियान होने वाली मुलाकात को आप कैसे देखते हैं? क्या इंडिया एक बार फिर से अफगानिस्तान के स्ट्रेटेजिक महाज पर अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहा है, और क्या अफगानिस्तान के महाज पर पाकिस्तान और भारत एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं? देखिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के खिलाफ कोई है जिसमें पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा सके, हिंदुस्तान कभी पीछे नहीं रहता, चाहे वो बलूचिस्तान के अंदर हो, चाहे वो बंदोबस्ती जो साबिक फाटा है उस इलाके के अंदर हो। तो अफगानिस्तान ईस्टर्न बॉर्डर पे तो पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट हॉस्टिलिटी रखता है, लेकिन अब वो ज़माना नहीं है कि आप डायरेक्टली एक दूसरे के ममालिक के अंदर इन्वेट करें, उसके ऊपर बमबारी करें, क्योंकि जब आप करते हैं तो आपको जवाब भी मिलता है। और जिस तरीके से इंडिया को जवाब पाकिस्तान ने मुंह तोड़ दिया, तो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि इंडिया अपने बॉर्डर से तो एग्रेशन नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर जो हॉस्टाइल
फोर्सेस हैं, आईएसके की शक्ल में, टीटीपी की शक्ल में, फितना अल खवारिज की शक्ल में, दूसरे ऐसे जो दहशतगर्द ग्रुप हैं जो कि अपनी सर्वाइवल के लिए इस पाक अफगान बेल्ट को यूज़ कर रहे हैं, और वहाँ उनके लिए हम कह सकते हैं कि सेव हेवन्स हैं। उन कुव्वतों को इस्तेमाल करके ज़ाहिरी बात है उन्हें फंड्स की ज़रूरत है, रिक्रूट्स की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, तो वो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान करके पाकिस्तान का जो वेस्टर्न बॉर्डर है या जनूबी बॉर्डर है उसको डिस्टेबलाइज रखने की कोशिश करता है ताकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इंगेज रहे। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो प्रॉक्सी जंग शुरू की है हिंदुस्तान ने, और इसके अंदर हम बड़े लेवल पे ये भी कह सकते हैं कि ना सिर्फ हिंदुस्तान है बल्कि जो अमरीकी इंटरेस्ट हैं, इसके अलावा इसराइली इंटरेस्ट हैं, तो शायद इंडिया एक फ्रंटमैन के तौर पे काम ज़रूर करता है, लेकिन इसके पीछे आपकी ज़ायनिस्ट लॉबी है जो कि पाकिस्तान हमेशा से उनके निशाने पे रहा है, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ईरान उनका जितना दुश्मन है वो पाकिस्तान को इससे ज़्यादा समझते हैं, और ये जो वेस्टर्न बॉर्डर है ये मेरे ख्याल में इसको एक्सप्लॉइट किया जाएगा पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबिलिटी फैलाने में और दहशतगर्दी फैलाने में। बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर शाह शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इसराइल ने ग्रेटर इसराइल का नक्शा जारी कर दिया है। ग्रेटर इसराइल का ये ख्वाब कितना हकीकी है, इस पर बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। 6 जनवरी को इसराइल के सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट से ग्रेटर इसराइल का नक्शा जारी किया गया। नक्शे में फ़लस्तीन, शाम, लेबनान और उर्दन के कुछ हिस्सों को इसराइल का हिस्सा करार दिया गया, और साथ ही एक तवील पोस्ट भी की गई जिसमें उन्होंने ग्रेटर इसराइल का ताल्लुक 3000 साल कबल कायम होने वाली इसराइली मुमलिकत से जोड़ा है। नाज़रीन, गुज़श्ता साल जनवरी के महीने में ही इसराइली मुसन्निफ एवी लिप्कन का एक इंटरव्यू बहुत वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने दरियाए नील से दरियाए फरात तक के ग्रेटर इसराइल प्रोजेक्ट की बात की और कहा, नाउज़ बिल्ला, मुझे यकीन है कि हम मक्का और मदीना और तूरे सीना पर भी कब्जा करेंगे और इन जगहों को पाक करेंगे। सवाल यह है कि क्या ग्रेटर इसराइल का सहूनी मंसूबा वाकई काबिल अमल है या सिर्फ मशरिक़ वुस्ता के अरब ममालिक को डरा और धमका कर रखने का एक हरबा। खुदा न खास्ता क्या यहूदी कौम वाकई मक्का और मदीना पर चढ़ाई का इरादा रखती है, और इससे भी बढ़कर नए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इसराइली यरगमालियों को ना छोड़ने पर मशरिक़ वुस्ता में एक जहन्नुम खोलने की धमकी। इसके बाद ग्रेटर इसराइल मैप के जारी करने की टाइमिंग कितनी अहम है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सिफारतकार शाहिद कियानी साहब। शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, डोनाल्ड ट्रंप चंद दिनों बाद बाकायदा इक़्तिदार में आ रहे हैं और इस तनाजुर में इसराइल की जानिब से ग्रेटर इसराइल का नक्शा जारी करने की टाइमिंग कितनी अहम है? देखिए जी, ये जो जहाँ तक नक्शे की बात है, आपको याद होगा कि 2023 में मेरा ख्याल अक्टूबर था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ये नेतन्याहू जो वज़ीर आज़म हैं इसराइल के, उन्होंने एक नक्शा दिखाया था कि ग्रेटर इसराइल का। उसके अंदर ये तो नहीं थे ये जो इलाके बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने पहले दिखाया कि 1948 में ये इसराइल था और अब ये होगा, जिसके अंदर वेस्ट बैंक जो कंट्रोवर्शियल है ये, और ये जो गाजा, ये सारा का सारा उन्होंने कहा कि जी ये इसराइल का हिस्सा बनेगा। ये कोई नई बात नहीं है, ये अरसा दराज से इस तरह इसको कह रहे हैं। बल्कि आपको बताऊं कि उस वक्त जब ये चीज़ छपी थी तो जेरूसलम पोस्ट जो इसराइल का बड़ा एक नोन न्यूज़पेपर है, उसने इन पर तनकीद भी की थी। कई लोगों को भी कहा था कि भाई जो, क्योंकि इसमें जो सपोर्ट इसराइल को हासिल है मगरब वेस्टर्न कंट्रीज में, वो टू स्टेट सोल्यूशन की है, जिसमें फ़लस्तीन और इसराइल साइड बाय साइड ये मुल्क रहेंगे। ये तो उस पर उन्होंने कहा था ये तनकीद की उन्होंने कहा थी कि ये बात ठीक नहीं है। दूसरी बात ये, कहीं रिकॉर्ड नजर नहीं आता कि अमेरिका ने कहीं इस चीज को सपोर्ट किया हो या किसी वेस्टर्न कंट्री ने सपोर्ट किया हो कि जो ग्रेटर इसराइल है जिसके अंदर सारे ममालिक को ले लें। अभी आपने जिसके मुतालिक बात की है जी, ये कंट्रोवर्शियल है, ये अरसा दराज से कह रहे हैं। लेकिन मैं एक और आपको बताऊं, कानूनी तौर पे बताऊं कि जिस वक्त इसराइल बना था 1448 में, उस वक्त इसराइल के उस वक्त के वजीर खारजा ने अपने, ये रिकॉर्ड पर है, यूनाइटेड नेशंस को कहा था कि जी जो आपने हमें बॉर्डर बता दिए हैं हम उसके अंदर ही रहेंगे। ये रिकॉर्ड पर है, हम उससे आगे नहीं जाएंगे। लेकिन आपको पता है कि 67-73 की जो जंगें हुई उसके अंदर उन्होंने जो इलाका लिया, गोलान हाइट्स, जो अब ये जो सीरिया का हिस्सा है, भी का काबिज हो गए हैं। उस जारियत का जो आपका उनका रिकॉर्ड है वो अभी भी जारी है, गाजा हो या सीरिया हो, लेबनान हो, सब पे जारी है। इसके अंदर मैं ठीक समझता हूँ कि वेस्टर्न कंट्रीज की जो खामोशी है या तनकीद ना करना, ये एक बड़ी सीरियस बात है। लेकिन जहां तक बात आपकी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब आएंगे, मेरा नहीं ख्याल कि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब इस चीज को सपोर्ट करेंगे जी कि ग्रेटर इसराइल में ये सारे इलाके आ जाएं। मैं इस चीज को मानने को तैयार नहीं। यस,
उनकी सॉवरेंटी को, उनकी सिक्योरिटी को प्रेसिडेंट ट्रंप क्या इससे पिछले जितने सदर हैं ट्रूमन से लेके अब तक उन्होंने उनको सपोर्ट किया है। तो हमने अभी ग्रेटर इसराइल के जैसे नक्शे की बात की है, आपके ख्याल में अब जो कि इसराइल सीज फायर की तरफ जाना चाह रहा है, ये जो मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल है, ख़ासतौर पे शाम के हवाले से हम देख रहे हैं कि शाम में भी अब इसराइल की मुदाखलत बढ़ती जा रही है। ये जो सीज़ फायर है ये इसलिए है कि इसराइल अब अपना रुख जो है वो दूसरी जानिब करना चाह रहा है, वो शाम की तरफ अब जाना चाह रहा है अपने ग्रेटर इसराइल के मंसूबे को कहीं ना कहीं मुकम्मल करने के लिए। जी, यहाँ तक बात है ना, इस पर आपने जो बल्कि सही बात की थी कि ये धमकी है सब अरब ममालिक को जो कि ग्रेटर इसराइल बनाया जाएगा। अब उसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखी कि बहुत सारे अरब ममालिक के अब इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, याद रखें। दूसरी बात आपने नोट नहीं की कि बहुत सारे इजरायली जो हैं वो अब इन अरब ममालिक में जाकर अपनी उन्होंने बिजनेस सेंटर्स अपने खोल दिए हैं, ठीक है। उनका अपना एक प्रेशर ग्रुप बनेगा, ये याद रखें आपको, बिल्कुल ठीक है। पार्टनर्स बनेंगे, उनके साथ काम करेंगे। जहां तक बात ये है कि जी ये एक धमकी है, ये भी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी ये पूरा एक तकरीबन साल गुजर गया है जिसके अंदर उन्होंने लेबनान के ऊपर, सीरिया शाम के ऊपर, लेबनान के ऊपर और जो है अपना प्रेशर डाला हुआ है। तो ये तो प्रेशर जारी रखेंगे, लेकिन इनको क्या वो पक्का अपना हिस्सा बना लेंगे? इसकी पॉसिबिलिटी हो भी सकती है क्योंकि गोलान हाइट्स तो बना लिया उन्होंने। बिल्कुल ऐसे। टोटल खामोशी है इस पर, यूनाइटेड नेशंस की बड़ी और अरब भी इस पे कुछ खास रद्द-ए-अमल नहीं दे रहे। लेकिन ये असल में बात देखें, मैं आपको बात बता रहा हूँ, मैं अरसा दराज से ये कह रहा हूँ, दुख मुझे इस बात का होता है कि गाजा के अंदर जितने लोग मारे गए, मुझे तो एक दफा कोई अरब ममालिक का वजीर खारजा नजर नहीं आया जो इसराइल में जाकर बैठ जाता और कहता कि ये आप जंग बंद करें। मैं मान नहीं सकता था अगर वहां जाते और जंग बंद कराते तो जंग बंद ना होती। असल चीज तो ये, मैं कई दफा हैरान सुनता हूँ कि जी उनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहे हैं, भाई को बचेगा तो खाएगा ना। जब मार देंगे सबको आप तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की क्या वैल्यू होगी? असल चीज ये है जंग बंद होना और फिर वहां पर जो हालात खराब हैं वो बेहतर करना, उसकी रिकंस्ट्रक्शन करना और फिर गाजा को उन्हीं फिलिस्तीनियों के हाथ में दे देना। बेशक यूएन पीस कीपिंग फोर्स वहां चली जाए, लेकिन जंग बंद होना बहुत ही जरूरी है। बेशक। अच्छा, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो अरब मुल्क हैं, ख़ास तौर पर हम बड़े मुल्कों की बात करें, सऊदी अरब है, कतर है, उर्दन है, ये मुल्क जिन पर काफ़ी अरसे से इक़्तिदार चल रहा है, बादशाहत चल रही है, ये मुल्क भी एक प्रेशर में आ चुके हैं इसराइल की जानिब जो ताकत का तवाज़ुन है जाने की वजह से। देखिए जी, जहाँ तक सऊदी अरेबिया का ताल्लुक है, सऊदी अरेबिया ने अभी भी अपनी पॉलिसी कंसिस्टेंट रखी है और वो टू स्टेट सोल्यूशन के सपोर्ट में है। और उन्होंने अभी तक, मैंने अभी तक उनका रिकॉर्ड बड़ा बहुत सही है, उन्होंने अभी तक इसराइल को इस बारे में सपोर्ट नहीं किया। ये मैं बता दूंगा आपको। जी जी। बाकी जो ममालिक हैं, अभी मिसाल के तौर पे मैं आपको इस बताऊंगा, सूडान कितना बड़ा मुल्क है, ह्यूज कंट्री है। उसने जनाब वो अभी साइन तो नहीं किया लेकिन एग्री कर लिया है कि जी मेरे लोन जो है साफ जो अपना लोन माफ किया जाए तो मैं शायद इनको रिकग्नाइज भी कर दूंगा। बात तो यह है कि अरब ममालिक एज सच सारे, अब देखें जॉर्डन और इजिप्ट का इनका डिप्लोमेटिक रिलेशन भी हैं और साथ उनके बॉर्डर्स भी मिलते हैं। अब इनका जो से है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज के अंदर, लेकिन मुझे उनकी कोई बहुत सख्त किस्म की तनकीद मैंने तो रिकॉर्ड में नहीं देखी, नजर नहीं आती। और वो एक रोल प्ले भी कर सकते। अभी ब्लिंकन साहब जो वजीर खारजा है अमेरिका के, 8 दफा तो जा चुके हैं। मुझे नहीं समझ आती कि वो 8 दफा जाने की उनको जरूरत क्या थी जबकि जंग बंदी नहीं हो रही। और मैं हैरान ये हूं कि मैं कैसे मान लूं कि ब्लिंकन साहब जाएं इसराइल में और कहें जंग बंद करो, जंग बंद ना करें, ये मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अभी आप ये एक जिसे कहते हैं पिटी है कि इतने ममालिक हैं, इतने बड़े ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं जो एक रोल प्ले कर सकते हैं। दूसरी चीज, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो पता नहीं ह्यूमैनिटेरियन ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं, इनकी टोटल खामोशी है। बल्कि आपको याद होगा जब ये जंग शुरू हुई थी गाजा में तो C-130 के अंदर जा रहे होते थे कि वजीर आजम साहब, स्पेशली इंडियन और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, और बीच में हथियार था C-130 के अंदर। तो अंग्रेजी में एक वर्ड है स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। डंडा नहीं देंगे और आप कहेंगे जी कि मान लें,
कैसे मानेंगे? ये वैसे बता दूं आपको, ये एक इतनी बड़ी इन द लास्ट 2 इयर्स इतनी बड़ी ट्रेजेडी है, जिसका जवाब हमें सबको अल्लाह ताला को देना पड़ेगा कि इतने लोग मार दिए, 13,000 तो बच्चे मार दिए, बिल्कुल और हमारी सारी खामोशी है। क्या कह सकते? बिल्कुल ठीक है आपने। शायद कियानी साहब, आपके ख्याल में रशिया आने वाले दिनों में क्या किरदार अदा कर सकता है? बशारुल असद की हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट थी रशिया की। अब जो हुकूमत वहाँ बन रही है शाम में, रशिया अपना अस्त्र रसूख वहाँ रखने के लिए क्या कोई किरदार अदा करेगा कि वो इस खित्ते से वो भी ना निकले जिस तरह अब तक अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज नहीं निकल रही? जी, मेरी अब ओपिनियन ये है कि रशियन जो इन्फ्लुएंस उधर था बशर असद के ज़माने में, वो नहीं होगा। वहाँ उनकी एक अपना पोर्ट भी है, उनका मिलिट्री प्रेजेंस भी है और उनकी मिलिट्री बेस भी है। मेरे नहीं ख्याल कि ये मिलिट्री बेस रहेगी। मैं आपको बता दूं ना, ये अच्छा। फौज को रहने देंगे। आपको पता है, ऑन द क्वाइट ये जो निकले हैं सारे, सब कुछ उनको लेकर चले गए। अमेरिकन और सारों ने खामोशी इख्तियार की हुई थी और सब कुछ था। अब मेरा नहीं ख्याल कि रूस को इजाज़त होगी कि वो अभी तो हुकूमत बननी है ना। उन्होंने तो अभी ये कह दिया कि 5 साल बाद इलेक्शंस होंगे। आपको पता है ना, जी जी। सीरियन जो इस वक्त जो इंटरिम गवर्नमेंट है, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो रूस को इजाज़त देंगे, क्योंकि उन्होंने क्लियर कट कह दिया कि हम किसी दूसरे मुल्क को यहाँ पर अपनी बेस बनाने की इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। लेकिन जैसे अब वक्त गुजरेगा, आप देखेंगे कि रूसी यहाँ पर जो मिलिट्री बेसिस है, फौज है, उसको रहने नहीं देंगे। इन्फ्लुएंस की जहां तक बात है, तो वो इन्फ्लुएंस तो आपको उस वजह से होगा कि अगर वहां पर कोई आपकी सपोर्ट हासिल हुकूमत के अंदर, तो ये है, ये मैं समझता हूँ। इसमें जो आप देखें कि तुर्की की इन्फ्लुएंस वहां होगा ज्यादा। अच्छा। ये बता दूं आपको मैं, जी बिल्कुल होगा। टर्की का वो जो पहले भी आपको पता है वो जंग लड़ते रहे, इन्हीं के खिलाफ थे। जी जी बिल्कुल। तो ये जो नेबरिंग कंट्रीज में टर्की का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और एक ये अब देखिएगा क्या होगा। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इस वक्त रूस का जो वो रोल था वो होगा। और ये मैं आज आपको रिकॉर्ड बता दूं कि ये उनकी बेसिस जो हैं वो खत्म कर दी जाएंगी, वो उनको इजाजत नहीं देंगे, वरना फिर वो एक दूसरे ममालिक, जो बड़े ममालिक, वो भी कहेंगे कि हमारे हमें भी यहाँ रहने दे। तो ये है इसमें। और ईरान का भी आपको पता है बहुत बड़ा सेटबैक था, उनकी वो जो उनकी सपोर्ट हासिल खत्म हो गई। हमें सिर्फ ये सोच देखना चाहिए जी, अभी मैं आपको कहूँ कि ये जो इस वक्त इसराइल का जो इस वक्त जो रवैया है, उसमें नरमी आती है नहीं, क्योंकि खुदा ना खास्ता ये जंग बढ़ती है, कुछ बात होता है, उस पर हमें भी इम्पैक्ट होगा कि जो ममालिक हैं, क्योंकि हमारे तो ममालिक अरब ममालिक के साथ हमारी दोस्ती या गल्फ है, ऑयल के ऊपर सब ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो हमारी प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। दुआ गो हम ये हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, जहाँ तक वो उसकी होस्टेजेस की बात अलग है, लेकिन इसराइल को किसी तरीके से अपना जो जहाँ पर वो है उसको वहीं कन्फाइन करना पड़ेगा। लेट्स होप कि जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सैनिटी प्रिवेल्स, व्हाइट हाउस के अंदर भी और बाकी जगह पे। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद कियानी साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी का नारा आजकल सोशल मीडिया ऐप्स का पसंदीदा नारा बना हुआ है। ऐसा क्यों है और इसके मुज़म्मरात क्या हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदेद। नाज़रीन, सोशल मीडिया के असरात अब इनफरादी ज़िंदगी से बढ़कर आलमी सियासत पर पड़ने लगे हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम ने फैक्ट चेकिंग सिस्टम ख़त्म करके एक्स की तर्ज पर कम्युनिटी नोटिस सिस्टम मुतारिफ करा दिया है। यानी वो फैक्ट चेकर्स जो सारिफीन की पोस्टों की तस्दीक या तरदीद करते थे, उन्हें फेसबुक से हटा दिया गया है। अब फेसबुक और इंस्टाग्राम के सारिफीन खुद ही हर पोस्ट की परख कर सकेंगे। ये दरअसल ताकत का खेल है, एक ऐसा खेल जो गलत इत्तलात या आधी अधूरी मालूमात के बल बूते पर खेला जा रहा है। बिजनेस टाइकून एलॉन मस्क अपनी मुतनाज़िर ट्वीट्स के सबब आजकल यूरोपीय मुल्कों की जानिब से सख्त तनकीद की जद में हैं। यूरोपीय मुल्कों के मुताबिक एलॉन मस्क अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दूसरे मुल्कों में मुदाखलत कर रहे हैं। ये एतराज़ इस लिहाज से अहम है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एलॉन मस्क के 2 करोड़ 11 लाख फॉलोअर्स हैं। इसीलिए जब वो कोई पोस्ट शेयर करते हैं तो वो सोशल मीडिया की दुनिया में टॉप ट्रेंड बन जाती है और यूं कई ममालिक में एक मुतनाज़े बहस का दरवाज़ा खुलता है। गुज़श्ता दिनों एलॉन मस्क ने बरतानिया की इंतहाई दाएं बाजू की सियासी जमात रिफॉर्म यूके के हक में बयान दिया। उन्होंने बरतानिया में बच्चों के स्कैंडल से निमटने पर हुक्मरान जमात पर तनकीद भी की और कहा कि बरतानवी वजीर आजम को जेल में होना चाहिए।
ये इल्जामात उस दौर के हैं जब कियर स्टारमर क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के सरबराह थे। हालांकि उस दौर में CPS ने बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल के रिकॉर्ड मुकदमात चलाए और मुजरिमों को जेल भेजा गया। इलॉन मस्क अगस्त 2024 में बरतानिया के नस्ली फसादात से मुतालिक भी इसी तरह के मुतनाज़े तबसरे कर चुके हैं। 2024 के आखिरी दिनों में मस्क ने जर्मनी की इंतहाई दाएं बाजू की सियासी जमात AfD की हिमायत की। ये हिमायत एक ऐसे वक्त में सामने आई जब 23 फरवरी को नए इलेक्शन होने जा रहे हैं। बेनुस्तूर ये जर्मनी के इंतखाबात पर असरअंदाज होने की कोशिश करार दी जा रही है। जर्मन न्यूज़ वेबसाइट DW के मुताबिक बरतानिया के फसादात, वेनेजुएला के सदारती इंतखाबात और जर्मनी में AfD पार्टी की हिमायत 3 ऐसे वाक़यात हैं जो सोशल मीडिया एक्स के दीगर मुल्कों की दाखिली सियासत पर असरअंदाज होने का सबूत हैं। जर्मन मीडिया का ये भी कहना है कि इलॉन मस्क अपने सोशल मीडिया को दूसरे मुल्कों में मुदाखलत के लिए एक मेगाफोन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अपने एक्स फॉलोअर्स को दूसरे मुल्कों के सियासी हालात के बारे अक्सर ट्वीट करके उन्हें बहस पर उकसाते हैं। हालांकि मस्क खालिस्तान कारोबारी शख्सियत हैं, ना कि बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर। DW ने इलॉन मस्क पर सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन चलाने का भी इल्जाम लगाया। जर्मन मीडिया के मुताबिक दुनिया के अमीर तरीन आदमी ने तसलसल के साथ न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत में ट्वीट किए बल्कि दीगर ममालिक के सियासी हालात पर भी बहस की, जिसे उनके फॉलोअर्स ने बगैर समझ बूझ के शेयर किया। जर्मनी की ग्रीन पार्टी ने इलॉन मस्क के इस रवैये को साजिशी और गलत मालूमात फैलाने वाले शख्स के हवाले से ताबीर किया है। इलॉन मस्क की स्पेन की जेलों में कैदियों के साथ मुबैना ज्यादती के वाकयात पर की जाने वाली पोस्ट के जवाब में सरकारी सतह पर अरबपति शख्स को तनकीद का निशाना बनाया गया। स्पेनिश तर्जुमान ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दूसरे मुल्कों के सियासी हालात में मुदाखलत से बाज रहना चाहिए। हम समझते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बगैर किसी मुदाखलत, मुकम्मल गैर जानिबदारी और हक्काई के मुताबिक काम करना चाहिए। एलॉन मस्क खुद को फ्री स्पीच का मुहाफिज समझते हैं, लेकिन 2023 में जब उन्होंने गजा में स्टारलिंक के जरिए नेट फराहम करने का ऐलान किया तो इसराइल के शदीद रद्द अमल पर वो फौरन पीछे हट गए और तेल अवीव जाकर इसराइली वुज़रा और इसराइली सदर तक से मिलकर आए। इन मुलाकातों में इलॉन मस्क ने इसराइली हुक्काम को यकीन दहानी कराई कि इंटरनेट की फराहमी उनकी मुशावरत से मशरूत होगी। ये सिर्फ एक मिसाल है, ऐसे अनगिनत वाक़यात मौजूद हैं जो इलॉन मस्क के फ्री स्पीच के दावे को झुटलाते हैं। यहाँ सवाल ये है कि क्या मुकम्मल इजहार राय की आज़ादी के सबसे बड़े हामी डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए दुनिया पर हुक्मरानी का डिजिटल वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते हैं? क्या अमेरिका सोशल मीडिया को दूसरे मुल्कों में मुदाखलत के लिए बतौर मेगाफोन इस्तेमाल करेगा? जाली खबरें और झूठी अफवाहों की बुनियाद पर अपने मुखालिफ मुल्कों में हिजान बर्पा किया जाएगा? इन्हीं सब पर बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार मोहम्मद मेहदी साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एलॉन मस्क, मार्क ज़करबर्ग का फ्री स्पीच का नारा और सोशल मीडिया ऐप्स पर बिला रोक टोक सही या गलत मालूमात का इज़्तिहाम, मगर भी मीडिया इसे ताकत का खेल कह रहा है, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये ताकत का खेल है और ये कंट्रोल करने की बात है। और ये जो आने वाले वक्त के अंदर सुपर पावर की लड़ाई होगी, किसी जमाने में जो लड़ाई असले के जोर पर होती थी या अफरादी कुव्वत के जोर पर होती थी, अब उसका नया रंग आ गया है। और इसको जो है वो अमेरिका खास तौर पे जर्मनी के अंदर जो है वो फरवरी के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो अमेरिका जो है इस ताकत को पूरी तरह इस्तेमाल कर रहा है। वहां का जो बड़ा मीडिया है जर्मनी का, उसमें इस किस्म के आर्टिकल्स छप रहे हैं कि अमेरिका जो है वो पुष्टपनाही कर रहा है एक सियासी जमात की, और उस सियासी जमात को जिताने के लिए सिर्फ वहां पर पैसे ही नहीं इस्तेमाल कर रहा, बल्कि ये जो एक नई सूरत हाल आई है जिसे हम सोशल मीडिया कहते हैं, इसके ऊपर भी एक भरपूर किस्म की कैंपेन उसने लॉन्च की है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो है ये ताकत को बढ़ाने का या कंट्रोल हासिल करने का भी एक तरीका है। मेहदी साहब, क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे दौरे हुकूमत में सोशल मीडिया आइकॉन्स की मदद से डिजिटल वर्ल्ड ऑर्डर लाने का प्लान रखते हैं? और क्या वो दूसरे मुल्कों में अपनी पसंद के लोगों को सोशल मीडिया की वायरल पोस्ट के जरिए
इक़्तिदार दिलवाने का मंसूबा बना रहे हैं? देखिए, ये कहना अभी कबलस वक्त होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ये सब कुछ चाहते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि एलन मस्क का जो नाम है वो दुनिया के अंदर आ रहा है। और अभी आपने देखा उनकी कंट्रोवर्सी जो है वो यूनाइटेड किंगडम के साथ भी हुई और उन्होंने वहां के किंग को कहा कि जनाब जो मौजूदा हुकूमत है इसको तोड़ दें, और उससे पहले उनकी जर्मनी के साथ भी हुई। तो वो एक टिट फॉर टैट के मामले में चल रहे हैं। इसी तरह हॉन्डुरस के साथ भी वो कुछ बात कर रहे हैं। तो और अभी ये भी खबरें आना शुरू हो गई है कि थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप में और इनमें जो है वो थोड़ा सा इख्तलाफ भी पैदा हो गया, थोड़ी सी दूरी भी पैदा हो गई। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बुनियादी तौर पर बहरहाल एक बिजनेसमैन के साथ साथ सियासतदान भी है, और उन्होंने इस चीज को भी देखना है कि उनकी क्या लेगेसी रहती है। लेकिन एलन मस्क के लिए जो है वो ज्यादा चीज जो है वो उनके कारोबारी मामलात है, उनकी ताकत है। मसलन ये मैं इसे इस तरह समझता हूँ कि एलन मस्क जो है वो भी दुनिया में एक अपनी ताकत का इजहार भी कर रहे हैं और ताकत हासिल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये बुनियादी तौर पे ताकत का एक झगड़ा है, और इसमें अभी हम ये कह दें पूरी तरह कि डोनाल्ड ट्रंप शामिल है तो ये शायद जरा मुश्किल सवाल होगा। लेकिन ये बात कहना बहुत आसान है कि डोनाल्ड ट्रंप बहरहाल उन लोगों के साथ हैं जो इस तरीके से ताकत हासिल करना चाहते हैं। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि डोनाल्ड ट्रंप की कितनी ख्वाहिश है और उनके जो एड्स हैं, उनके जो खास लोग हैं, उनकी कितनी ख्वाहिश है। अच्छा सर, तकरीबन 10 करोड़ पाकिस्तानी सोशल मीडिया ऐप्स के सारिफ हैं। पाकिस्तान के सियासी हालात पर ये किस हद तक असरअंदाज होती हैं सोशल मीडिया के जो ट्वीट्स हैं या दूसरी पोस्ट हैं? देखिए, हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी ये हो रहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर खास तौर पे फेक न्यूज फेंकी जाती है। अभी हमने रिसेंटली देखा कि जो हमारी चीफ मिनिस्टर हैं और यूएई के प्रेसिडेंट आए तो उनके हवाले से एक फेक न्यूज चलाई गई, और वो फेक न्यूज देखते ही देखते जो है वो हर एक के मोबाइल तक, हर एक के लैपटॉप तक पहुंच गई। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर खास तौर पे मसला है ना, ये दो तरह का है। देखिए, एक तो है जो सियासी मसला है, एक है मजहबी मसला। हमें इस चीज को भी बड़े गौर से देखने की जरूरत है कि जितना मसला सियासी है उससे ज्यादा मसला मजहबी है। यहाँ पर इस किस्म की चीजें जो है वो फेक अंदाज के अंदर चला दी जाती है, जिससे एक दूसरे का एहतराम जो है वो खत्म हो जाता है और एक लड़ाई की कैफियत पैदा। हमें इस बात को बहुत थॉरली देखने की जरूरत है कि खुदा ना खास्ता किसी वक्त इसको एथनिक हवाले से, मजहबी हवाले से, सिर्फ सियासी नहीं, इन तीनों हवालों से इसको किस तरह मॉनिटर करने की जरूरत है कि कहीं ऐसा ना हो किसी वक्त कि इनमें से किसी भी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो है वो मसाइल पैदा हो जाए। सियासी लड़ाई में तो फिर भी कहीं ना कहीं गुंजाइश होती है, लेकिन ये जो बाकी चीजें होती है इसमें बिल्कुल गुंजाइश नहीं होती। तो बिल्कुल हमें इसको जो है वो देखने की जरूरत है, और देखने की जरूरत है कि किस हद तक हमारे पास आजादी होनी चाहिए, क्योंकि बहरहाल 10 करोड़ तक पहुंचने का मतलब है कि 10 करोड़ से जुड़े हुए लोग भी, क्योंकि जब ये लोग ये चीजें देखते हैं तो वो अपने साथियों से, अपने मिलने वालों से, अपने साथ बैठने वालों से, अपने घर वालों से इस मौजूआत पर बात करते हैं। तो हमें इस पर बिल्कुल ये खतरनाक सूरत हाल है, और हम तो बल्कि अगर अपने आप को मजहबी तौर पे देखें तो इस किस्म की पेशन गोइयां हमारे जो बुजुर्ग थे वो कर कर गए हुए हैं, और हमें ऐसी चीजें मिलती हैं कि किस तरह एक वक्त ऐसा आए। अच्छा, हम अपने नौजवानों को गलत इत्तलात के तूफान, पाकिस्तान दुश्मन ट्रेंड्स और मुल्क दुश्मन कुव्वतों का आलाकार बनने से कैसे रोक सकते हैं? देखिए सर, रोकने की तो सबसे अहम बात यही है कि सबसे जरूरी तो है कि इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस हो। हर चीज जो है वो इस तरह ना जाए। मैंने इसके लिए आपको पहले ही मिसाल चीन की और ईरान की दी है, लेकिन साथ साथ हमें ये भी देखना है कि जिन लोगों का रोजगार इसके साथ जुड़ गया है तो उनके रोजगार में भी कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि नौजवान जो है जहां पर इसका असर ले रहे हैं वहां बहुत सारे नौजवान इसके जरिए से अपना माशी मामलात को भी बेहतर कर रहे हैं। तो हमें इन दोनों चीजों को पैरेलल लेकर चलना है कि हमारे नौजवानों के ऊपर इसका मनफी असर भी कम से कम पड़े, और जो इससे वो मुस्बत सरगर्मियां इख्तियार किए हुए हैं खासतौर पे माशी, उसमें भी कोई मसला ना पैदा हो। तो इसको चेक एंड बैलेंस के जरिए से होगा। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, हम देख रहे हैं कि बरतानिया तक में, जिस पर असल में ये लोग शोर मचा रहे हैं, वहां पर भी एक कानून जो है इसको चेक एंड बैलेंस के लिए आ रहा है। और जो दुनिया के मजहबी
भी ममालिक हैं, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, जो अपना एक मामला रखते हैं मजहब से, जो सेकुलर नहीं अपने आप को कहते, उन सब ने इस चीजों को जो है वो कहीं ना कहीं पर रोकने की कोशिश की है। हमें भी ये रोकना पड़ेगा, वरना सूरत हाल बहुत खराब हो जाएगी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मेहदी साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, प्रोग्राम का अख्तिताम एक बार फिर पाक फौज के शहदा को खिराज तहसीन पर करेंगे। जिला करक में फितनाउल खवारिज के खिलाफ झड़प में शहीद होने वाले पाक फौज के शहदा की पूरे फौजी एजाज के साथ उनके आबाई इलाकों में तदफीन कर दी गई। ISPR के मुताबिक लांस नाइक अब्बास अली शहीद की गिजर और नाइक मोहम्मद नज़ीर शहीद की स्कर्दू में तदफीन की गई, जबकि नाइक मोहम्मद उस्मान शहीद को अटक में सुपुर्द खाक किया गया। तीनों शहदा की नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज के अफसरों, जवानों, लवाहिकीन और अमायदीन इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अल्लाह हमारे शहदा की जानों का नजराना कबूल करे और उन्हें अबदी जन्नतों में जगह दे, आमीन। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।